सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने फ्रेमवर्क ऑफ लैरिंग्स और उसका मसल्स के बारे में पढ़ लिया और ये मसल्स किस नर्व से स्टिमुलेट हो रहा और ये नर्व्स में अगर प्रॉब्लम आ गया तो मसल्स काम नहीं कर रहा तो उससे वजह से तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस पैल्सी होता है। तो उसके बारे में उन सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड पैल्सीज हर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वोकल कॉर्ड पैल्सीज के बारे में हम इस क्लास में देख लेंगे। और उसके साथ में जो नर्व्स के वजह से जो प्रॉब्लम्स होता है इशिकोथायरोप्लास्टिस उसका मैनेजमेंट ऑप्शंस है और प्यूबरफोनिया में क्या हो रहा और फंक्शनल एफोनिया मतलब क्या है, ये सब इस क्लास में हम देख लेंगे। ओके, सो एंटायर नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। नोट ये सेपरेट सेपरेट टॉपिक नहीं है, ये पूरा एक ही टॉपिक है, पूरा की पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आपका हमारा नर्व सप्लाई कैसे हो रहा लैरिंग्स का। ओके, नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स इज ये आपका वेगस नर्व से होता है, 10th क्रेनियल नर्व आपका। ओके, और वेगस नर्व का दो ब्रांचेस होता है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ओके, तो अगर आप मोटर सप्लाई के बारे में मतलब मसल्स का बारे में अगर आप देख रहे हो तो मसल्स को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करता है ऑल इंट्रिंसिक मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। ओके, और ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सिर्फ एक ही क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई करता है। ये सब फोर्थ फेरिंजियल आर्च डेरिवेटिव है, एम्ब्रियोलॉजिकली ये फोर्थ फेरिंजियल आर्च से डेवलप होता है। उसके वजह से ये क्रिकोथायरॉइड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व ऑफ योर फोर्थ फेरिंजियल आर्च इज सुपीरियर लैरिंजियल, whereas that of sixth pharyngeal arch is your recurrent laryngeal nerve। बाकी सारा इंट्रिंसिक मसल्स सिक्स्थ फेरिंजियल आर्च से डेवलप होता है। ओके, सो ये आपका मोटर सप्लाई है। जब आप सेंसरी सप्लाई के बारे में अगर देख लिया तो अगर आपका लैरिंग्स ऐसा है तो बीच में आपको वोकल कॉर्ड्स रहता है, राइट। ओके, तो वोकल कॉर्ड्स का ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर जो रहता है वो सब आपको सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंटरनल ब्रांच से होता है और नीचे वाला पार्ट पूरा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से होता है। आप देख सकते हैं इधर ये आपका वेगस नीचे आ रहा और वेगस से आपको सुपीरियर लैरिंजियल नर्व यहाँ पे हो रहा, राइट। ये ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, यह सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से दो ब्रांच आता है, आपको मालूम है, इंटरनल ब्रांच एंड एक्सटर्नल ब्रांच। जो इंटरनल ब्रांच आपको मालूम है, ये इंटरनल ब्रांच आपको थायरोहाइड मेम्ब्रेन में जो ओपनिंग रहता है उसमें सुपीरियर लैरिंजियल वेन आर्टरी के साथ ये इंटरनल ब्रांच अंदर जाके अंदर पूरा म्यूकोजा को सप्लाई करता है अंदर, और एक्सटर्नल ब्रांच बाहर से नीचे जाके क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई करता है। ये आपका सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का पार्ट्स है, राइट। तो वेगस से सुपीरियर और रिकरेंट दो ब्रांच आता है। सुपीरियर इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रांच एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, आप जो ये हायोइड बोन का ग्रेटर कॉर्नर के जगह में ये डिवाइड होके एक ब्रांच थायरोहाइड मेम्ब्रेन के होल से ओपनिंग से अंदर जाके म्यूकोजा को सप्लाई करता है, और एक नर्व एक्सटर्नल ब्रांच बाहर से नीचे जाके क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करता है। ये आपका आप इधर भी देख सकते हैं, ये दोनों ब्रांचेस है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का। और आप रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये इंटरनल ब्रांच है, ये एक्सटर्नल ब्रांच है, क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई कर रहा। और ये रिकरेंट लैरिंजियल जो है वो पूरा नीचे जाके लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ आयोटा से रोटेट होके फिर वापस ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रूव में वापस आता है। वो आपका रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। नाम खुद ही बोल रहा, रिकरेंट लैरिंजियल। रिकरेंट मीन्स ये पहले लैरिंग्स क्रॉस होके नीचे जा रहा और जाके और फिर वापस रिकर हो रहा। ओके, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में रह के ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रूव में रह के ऊपर आ रहा। तो ये रिकर हो रहा है, इसके वजह से इसका नाम रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, मतलब लैरिंग्स को सप्लाई कर रहा, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बोलता है। और सुपीरियर मतलब ये सुपीरियर ही रहता है, ऊपर से नीचे आता है, ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ओके, नाम खुद ही बोल रहा सुपीरियर लैरिंजियल नर्व।
तो ये सुपीरियर इधर सुपीरियर में सप्लाई करता है, राइट? ओके, ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व नीचे से आके, ओके, आपका रिकरेंट लैरिंजियल नर्व नीचे जाके लेफ्ट साइड में बहुत सारे नीचे जाके ऊपर आके इधर सप्लाई करता है और राइट साइड में इधर सप्लाई करता है और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सीधा ऊपर से है, राइट? ओके, और एक ब्रांच नीचे जाके क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करता है, राइट? सो यही आपका नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स है। मेनली दो चीज, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और मोटार सेंसरी रहता है। मोटार मतलब मसल्स का नर्व सप्लाई, all intrinsic muscles except your cricothyroid will be supplied by your recurrent laryngeal nerve. Only cricothyroid will be supplied by your external branch of superior laryngeal nerve. और आपका जो सेंसरी सप्लाई के बारे में अगर आप देख लिया, सेंसरी सप्लाई ऊपर वाला वोकल कॉर्ड्स के जो ऊपर लेवल है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, विच ब्रांच? इंटरनल ब्रांच, और नीचे में रिकरेंट लैरिंजियल ब्रांच, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करेगा। ओके, ये आपका नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स है। ओके, और ओके, ये सब आपका, और ये पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज लॉन्गर देन राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में वो आर्च ऑफ आयोर्टा के ऊपर से, आर्च ऑफ आयोर्टा से रोटेट हो रहा, और इधर सबक्लेवियन आर्टरी से, राइट साइड सबक्लेवियन आर्टरी से रोटेट होके ऊपर जा रहा। लेफ्ट साइड आर्च ऑफ आयोर्टा तक जाना पड़ता है ये रिकरेंट, तो ये लॉन्ग होता है डिस्टेंस, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करता है, तो इसके वजह से ट्रॉमा टू द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू राइट साइड। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर बार, ज़्यादा बार अगर आप लैरिंगोस्कोपी करके वोकल कॉर्ड पाल्सिस देख लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेफ्ट साइड वोकल कॉर्ड पाल्सी विल बी मोर कॉमन देन राइट साइड वोकल कॉर्ड पाल्सी। अगर यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पाल्सी केसेस देखते हैं आप, लेफ्ट साइड विल बी मोर कॉमन देन राइट साइड। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर मीडियास्टेनम में कुछ ट्यूमर आ गया, कुछ ये नर्व को कंप्रेस कर रहा, तो उसके वजह से, लेकिन राइट साइड तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, ओके, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी से ये रिकर हो रहा है, यहाँ से वो रिकर हो रहा, पर लेफ्ट साइड वो मीडियास्टेनम तक जाना पड़ रहा। तो कभी एक सिंड्रोम है ऑर्टनर सिंड्रोम बोल के, ये ऑर्टनर सिंड्रोम मतलब, ऑर्टनर सिंड्रोम में क्या होता, माइट्रल स्टेनोसिस रहता। माइट्रल स्टेनोसिस के वजह से आपका जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी होता, राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी रहता माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से। जब राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी रहता, ये आके आपका लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करते हैं, तो उसके वजह से पेशेंट को होर्सनेस ऑफ वॉइस आते हैं। ओके, तो ऑर्टनर सिंड्रोम में ये आप देख सकते हैं, वन एग्जांपल है। ओके, ये नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स के बारे में। और अभी हम वोकल कॉर्ड पाल्सी के बारे में हम देख लेंगे। वोकल कॉर्ड पाल्सी, वोकल कॉर्ड पाल्सी, ओके, अगर हम वोकल कॉर्ड पाल्सी में देख लिया, इसमें देर आर मेनी वेरियस, सब वेराइटीज रहता है वोकल कॉर्ड, यूनिलैटरल, बाइलेटरल, और यूनिलैटरल में अगर ओनली सुपीरियर लैरिंजियल पाल्सी आ गया, लेकिन ओनली रिकरेंट लैरिंजियल पाल्सी आ गया और दो आ गया, तो क्या होता, कैसे होता? उससे पहले हम ये पोजिशंस ऑफ वोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। ये पोजिशंस ऑफ वोकल कॉर्ड, ओके, अगर बीच में है, पूरा मिडिल में, ये मीडियन पोजीशन बोलता है हम। ये 1.5 mm लेटरल रहने से हम इसको पैरामीडियन बोल सकते, और 3.5 mm लेटरल है, इसको हम इंटरमीडिएट और कैडावरिक, जैसे कैडावरिक आफ्टर डेथ, कैसे अगर पूरा पैरालिसिस है, पूरा कुछ भी काम नहीं, कुछ भी मसल काम नहीं कर रहा, तो इंटरमीडिएट और कैडावरिक पोजीशन में रहता है। ये 3.5 mm मिडलाइन से 3.5 mm दूर में रहता है, ओके, और स्टिल दूर है वो 7 mm बोलता है, 5 to 7 mm तक, ये हम अबडक्टेड पोजीशन बोलते हैं। ओके, कंप्लीटली अबडक्टेड पोजीशन है। ओके, तो अगर हम पहला कंडीशन में देख लिया, एक यूनिलेटरल SLN एंड RLN पाल्सी, ओके, सबसे पहले कंडीशन यूनिलेटरल, अगर एक ही साइड सुपीरियर लैरिंजियल और रिकरेंट लैरिंजियल दोनों पैरालिसिस हो गया, तो अब क्या होगा? सी, मोटर सप्लाई में आपको मालूम है ऑल मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल, तो रिकरेंट लैरिंजियल पैरालिसिस हो गया, तो ऑल मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड आर पैरालाइज्ड, ठीक है।
और सुपीरियर लैरिंजियल में एक साइड पैरालाइज हो गया, मतलब सुपीरियर लैरिंजियल नर्व क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई कर रहा वो भी पैरालाइज हो गया, मतलब सारे मसल्स एक साइड में पूरा पैरालाइज हो गया। तो क्या होता, जो पैरालाइज्ड साइड में वो वोकल कॉर्ड पूरा इंटरमीडिएट मतलब कैडावरिक पोजीशन में जाके रहता है, मतलब 3.5 mm दूर में जाते हैं। तो इधर वोकल कॉर्ड कहाँ रहता है, कैडावरिक पोजीशन में रहता है पैरालाइज्ड साइड। नॉर्मल साइड विल बी मूविंग, क्योंकि नॉर्मल साइड नॉर्मल है, नॉर्मल साइड में कुछ पालसी नहीं है। ओके, तो पैरालाइज्ड साइड में पूरा पैरालिसिस हो गया, पूरा मसल्स पैरालिसिस हो गया, तो ये जाके इंटरमीडिएट कैडावरिक पोजीशन में रहता है। और ये नॉर्मल वाला जो मूव हो रहा, ये उतना जो धीरे धीरे क्या होता, अगर पैरालिसिस होकर थोड़ा दूर गया कोई कुछ एक वोकल कॉर्ड, दूसरा वोकल कॉर्ड वो डिस्टेंस को कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दूर जाते हैं, मिड लाइन से थोड़ा दूर और दूर जाके कंपेंसेट करने के लिए कोशिश करता है। ये धीरे 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 होता है। ओके, पर इसमें क्या होता, 3.5 mm दूर ये ऑपोजिट वोकल कॉर्ड कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते उतना दूर, मतलब कैडावरिक पोजीशन तो ये कॉम्पेंसेट, अगर वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन में है 1.5 mm डिस्टेंस में है तो ऑपोजिट वोकल कॉर्ड कॉम्पेंसेट कर सकते, पर ये 3.5 mm दूर में है तो इसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन में रहता है, और जब भी पेशेंट बात करने के लिए ट्राई करते हैं ये वोकल कॉर्ड कैसे रहता है, दूसरा वोकल कॉर्ड तो वाइब्रेट होता है, पर फिर भी इस वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा आवाज आता है, पर यहाँ पे एयर लीक होता है ये गैप से, तो ये एयर लीक के वजह से ब्रेथी वॉइस आता है पेशेंट को। तो इसलिए इधर पेशेंट को ब्रेथी वॉइस रहता है। ओके, तो वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन में रहता है और इधर ब्रेथी वॉइस रहता है, और इधर सेंसरी सप्लाई भी एक साइड पूरा जाता है। आपको मालूम है ये वोकल कॉर्ड लेवल है, ऊपर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, नीचे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई कर रहा, और ऊपर एक साइड पैरालिस हो गया और नीचे एक साइड पैरालिस हो गया, पर दूसरा साइड नॉर्मल है, दूसरा साइड तो नॉर्मल है। तो सेंसर इधर ये लैरिंजियल इनलेट है ना, एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स है ना ये, तो ये एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स में एटलीस्ट एक साइड तो ठीक है। तो अगर कुछ फॉरेन बॉडी खाने के टाइम पे कुछ चीज अंदर गया तो एस्पिरेट नहीं होता, क्योंकि इतना सारा चांसेस नहीं है, क्योंकि ये अगर इमीडिएटली सुपीरियर जो नॉर्मल साइड है वो फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करते, इमीडिएटली कुछ फॉरेन बॉडी टच हो गया लैरिंजियल वॉल को, इमीडिएटली वहां से कॉफ रिफ्लेक्स आता है। ओके, एक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से एक अफरेंट जाके इमीडिएटली फोर्सफुल एयर एक्सपेल होके और कॉफ करके हम ये फॉरेन बॉडी को एक्सपेल करते हैं, कॉफ रिफ्लेक्स आता है। ओके, तो खाना कोई भी फॉरेन बॉडी को सांस लेने के रास्ते में नहीं जा सकते, ओके, जाने नहीं देते। अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंटैक्ट है ये हो सकता है, ये कोई फॉरेन बॉडी आ गया इधर, कोई फॉरेन बॉडी आ गया इधर आके इसको टच हो गया वॉल को, ओके, तो क्या हो गया, इस टच हो गया तो इमीडिएटली कॉफ रिफ्लेक्स आके इस फॉरेन बॉडी को बाहर फेंक देते, राइट। सो दैट इज कॉफ रिफ्लेक्स इज प्रोटेक्टिंग योर इनर एयरवेज, राइट, इंटरनल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, इसलिए लैरिंग्स को कहते हैं वॉच डॉग that barks at the sight of foreign intruder. Okay, watchdog of larynx है. Okay, okay, watchdog of respiratory tract. Larynx is called as watchdog of respiratory tract also. Okay, so इसमें एस्पिरेशन की चिंता नहीं है इसमें, क्योंकि एक साइड तो नॉर्मल है, एक साइड अबनॉर्मल सेंसेशन गया, पर फिर भी एक साइड है तो इतना ज्यादा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन नहीं रहता, पर वॉइस तो पूरा चला जाता, तो वॉइस पूरा ब्रेथी वॉइस आता है, पेशेंट को क्लैरिटी नहीं रहता है। तो ये पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में आप मीडियलाइजेशन ऑफ द पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड करना है। मीडियलाइजेशन ऑफ द पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड कहता है ये इशिकीस टाइप 1 थायरोप्लास्टी है, इशिकीस टाइप 1 थायरोप्लास्टी और लैरिंगोप्लास्टी, ये मीडियलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ये करना पड़ेगा हम, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, यूनिलैटरल सुपीरियर एज वेल एज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अगर पैरालिसिस हो गया तो एक ही साइड में दोनों हो गया, पूरा मसल्स का पैरालाइज हो जाएगा एक साइड में, उस साइड में वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन 3.5 mm दूर में रहेगा, नॉर्मल वोकल कॉर्ड कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता उतना दूर, तो इसके वजह से जब भी पेशेंट फोनेट करने मतलब बात करने के लिए कोशिश करता है, एयर लीक होता है वो गैप से, तो उसके वजह से पेशेंट को ब्रेथी वॉइस आता है। और इसमें एस्पिरेशन रिस्क ज़्यादा क्यों नहीं रहता, क्योंकि एक साइड तो नॉर्मल है, तो वो साइड से कॉफ रिफ्लेक्स इंटैक्ट रहता, जो भी फॉरेन बॉडी अंदर जाते
तो नॉर्मल साइड डिटेक्ट करके उसको कॉफ रिफ्लेक्स करते हैं और एक्सपेल करते हैं। और ये इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो वोकल कॉर्ड बाहर है उसको अंदर लाना है, अंदर ला के ऐसे रखना है। तो सर्जरी के बाद क्या होता, मीडियलाइज करने के बाद वो पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड मीडियलाइज करके यहाँ पे आके रहता है, और ये ऐसे ही रहता मीडियलाइज करने के बाद। ये दूसरा वाला वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेट होते रहता। ओके, जब ये वाइब्रेट होते रहता आप बात करने के टाइम पे, तो क्या होता है, ये टच होते रहता, ये एयर लीक नहीं होता तो आवाज आता है। ठीक है, आवाज ठीक से आता है। ये मीडियलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, बहुत सारा टेक्निक्स है इसमें। अंदर से एंडोस्कोपिक से उसमें जो पैरालाइज वोकल कॉर्ड में फैट इंजेक्ट करके उसको मीडियलाइज कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं फैट इंजेक्ट करके। अगर फैट से नहीं हो रहा तो बाहर से ओपन करके, वो थायराइड कार्टिलेज से थोड़ा विंडो करके वो बाहर से वोकल कॉर्ड को अंदर पुश करना पड़ता। ओके, करके फिक्स करना पड़ता। ओके, दिस इज मीडियलाइजेशन वोकल कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट कंडीशन है आपको यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी। यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी, सी यहाँ पे क्या हो रहा, एक ही साइड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, ऑल इंट्रिंसिक मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड पैरालाइज हो गया। तो पहला सिचुएशन में सुपीरियर लैरिंजियल भी पैरालाइज हो गया, तो क्रिकोथायराइड भी पैरालाइज हो गया। तो वोकल कॉर्ड पूरा 3.5 mm दूर जाके कैडावेरिक पोजीशन में था, पूरा मसल्स पैरालाइज था। अभी इसमें क्रिकोथायराइड नॉर्मल है। क्रिकोथायराइड क्या करता है, इसको टेंस करता है। क्रिकोथायराइड हैज अ टेंसिंग एक्शन, मतलब थोड़ा दो वोकल कॉर्ड को थोड़ा खींचते हैं, टाइटली टेंस करते हैं। तो ये टेंसिंग एक्शन के वजह से थोड़ा वोकल कॉर्ड थोड़ा मीडियली रहता है। ठीक है, इसमें वोकल कॉर्ड लाइज इन पैरामीडियन पोजीशन। ओके, मतलब 1.5 mm अवे। तो ये पैरामीडियन पोजीशन में रहता है। इतना छोटा 1.5 mm डिस्टेंस को दूसरा वोकल कॉर्ड नॉर्मली अपने आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो ऑपोजिट वोकल कॉर्ड विल कॉम्पेंसेट दिस शॉर्ट गैप। तो इमीडिएटली नहीं होता, तो धीरे धीरे ये कॉम्पेंसेट करते हैं। सो इसके वजह से यू हैव टू बी ओनली कंजर्वेटिव हियर। यहाँ पे सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप कॉम्पेंसेट करके वॉइस नॉर्मल हो जाएगा। तो एक ही साइड पैरालिसिस हो गया, और वो भी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, सुपीरियर लैरिंजियल का पैरालिसिस नहीं है। तो आप एस्पिरेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये पूरा एसएलएन से इनर्वेटेड है, तो एसएलएन पूरा ऊपर नॉर्मल है, लैरिंजियल इनलेट में नॉर्मल है। तो यहाँ पे फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की चांस नहीं है, तो एस्पिरेशन नहीं होता यहाँ पे। और नेक्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं, यूनिलैटरल एसएलएन पैल्सी। इसमें क्या होता, सिर्फ खाली क्रिकोथायराइड इज पैरालाइज्ड। ओके, सारे सब मसल्स नॉर्मल है, सिर्फ खाली क्रिकोथायराइड पैरालाइज हो गया। तो सिर्फ खाली क्रिकोथायराइड पैरालाइज हो गया, तो उसके वजह से क्या होता, जो क्रिकोथायराइड टाइटली टेंस करके ऐसा पकड़ लिया है, तो वो नर्व वीक हो गया, तो क्रिकोथायराइड पूरा वीक हो गया। तो वोकल कॉर्ड ऐसा स्टिफ रहना है, क्या होता, थोड़ा वीक होता, थोड़ा ऐसा फ्लॉपी होता। ओके, तो अफेक्टेड साइड वोकल कॉर्ड विल बी बोर्ड एंड फ्लॉपी। नहीं, अपना लेवल में नहीं रहता, ऐसा थोड़ा फ्लॉपी रहता। नॉर्मल साइड वोकल कॉर्ड विल बी नॉर्मल ओनली, बट सी नॉर्मल साइड वोकल कॉर्ड विल बी नॉर्मल ओनली, सी ऐसे रह सकते। तो ये बोइंग ऑफ द वोकल कॉर्ड ऐसे बोय होके मतलब फ्लॉपी रहता है थोड़ा। तो बट अदर साइड ऑपोजिट साइड विल बी नॉर्मल। ये गैप को, ये बीच में, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आता है, वो गैप को कॉम्पेंसेट करने के लिए ऑपोजिट वाला कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता, ऐसा कॉम्पेंसेट करने के लिए कोशिश करते हैं, ये एंटीरियर वाला, नॉर्मल साइड से एंटीरियर वाला, ये एंटीरियर वाला पूरा अफेक्टेड साइड टर्न होता है। तो उसके वजह से क्या होता, पीछे वाला पूरा नॉर्मल साइड टर्न होता, मतलब वोकल कॉर्ड्स पोजीशन ऐसा रहना है, तो ऐसे हो जाते धीरे धीरे से। इसको बोलते हैं हम एस्क्यू पोजीशन ऑफ ग्लॉटिस। एस्क्यू पोजीशन ऑफ ग्लॉटिस। ओके, तो इसको, इसमें ट्रीटमेंट ये है कि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी बहुत कम रहता है, इसमें कंजर्वेटिव ही रहता है ट्रीटमेंट। ओके,
So askew position of glottis मतलब anteriorly normal vocal cord will move towards affected side and posteriorly affected vocal cord will move towards normal side. Skewing, that is we call it as skewing. So askew position of the glottis, this thing happens. Okay, so this is about unilateral conditions. Unilateral SLN and RLN हो गया, unilateral SLN हो गया, unilateral RLN हो गया, तीन हो गया. Now same bilateral में क्या हो रहा देख लेते हैं. So अभी हम bilateral SLN and RLN palsy में देख लेंगे. बाइलैटरल एसएलएन एंड आरएलएन में क्या होता, तो यूनिलैटरल में क्या हो रहा, एक वोकल कॉर्ड दूर जाके कैडावरिक पोजीशन में रह रहा. इधर बोथ साइड्स में बोथ वोकल कॉर्ड्स लाई इन कैडावरिक पोजीशन. सो दोनों साइड में वोकल कॉर्ड जाके कैडावरिक पोजीशन में रहता है. दोनों पैरेलल हो गया, दोनों मूवमेंट नहीं है. अब बात करने के टाइम में भी कुछ भी मूवमेंट नहीं रहता वोकल कॉर्ड का, पूरा ऐसा डेथ मैन में कैसे रहता, वो कैडावरिक पोजीशन में, कैडावर में कैसे रहता, ऐसा कैडावरिक पोजीशन में दोनों रहता. कुछ भी आवाज नहीं आता पेशेंट को, दोनों की दोनों पैरेलाइज्ड है. तो पेशेंट विल बी हैविंग एफोनिया हियर, नो वॉइस प्रोडक्शन एट ऑल, नो, नॉट इवन ए सिंगल वोकल कॉर्ड इज मूविंग, एक वोकल कॉर्ड भी मूव नहीं हो रहा. तो उसके वजह से पेशेंट को एफोनिया होता है. और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दोनों तरफ अगर लैरिंग्स की बातें आप देख लेते, लैरिंग्स में ओके ये वोकल कॉर्ड्स लेवल है, नीचे लोकल कॉर्ड्स के नीचे आरएलएन सप्लाई करता है, आपको मालूम है. इनर सेंसरी सप्लाई, यहाँ पे एसएलएन है, यहाँ पे एसएलएन है, यहाँ पे आरएलएन है, राइट. पूरा की पूरा सब पैरालाइज्ड है, सब पैरालिसिस हो गया. तो कुछ फॉरेन बॉडी अंदर गया, नो कॉफ रिफ्लेक्स. ओके, ऑन फॉरेन बॉडी एंट्री देर विल बी, वहाँ पे नो कॉफ रिफ्लेक्स, कॉफ रिफ्लेक्स नहीं रहता तो इजीली एस्पिरेट हो जाएगा. तो पेशेंट एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस होने का चांसेस है. तो पेशेंट रिस्की, लाइफ रिस्क होता है, डेथ होने का चांसेस है. तो इसमें आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन है ट्रेकियो ईसोफेजियल डाइवर्शन करना है. इसमें ट्रेकियो ईसोफेजियल डाइवर्शन विथ परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी, ये होना है. ओके, ये करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, सी आपका ट्रेकिया आगे में रहता है, ईसोफेगस पीछे में रहता है, राइट. ओके, आई विल ड्रॉ दिस वे. आपका ट्रेकिया आगे में रहता है, राइट. ये आपका ट्रेकिया है, राइट, और ये आपका ईसोफेगस है, राइट. ओके, राइट. ओके, अभी क्या हो रहा, ट्रेकिया को ईसोफेगस में जॉइन करना पड़ता, राइट, और नीचे वाला ट्रेकिया को बाहर लेके आके परमानेंट ओपनिंग देना पड़ता, बाहर लेके आके परमानेंट ओपनिंग देना पड़ता. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ये ट्रेकिया है आपका, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस पोस्टीरियरली रहता, राइट. और सर्जरी करने के बाद कैसा होता, ये ट्रेकिया को पूरा ईसोफेगस को कनेक्ट करना, ऊपर वाला ट्रेकिया को, राइट. तो जो भी फॉरेन बॉडी अगर इसमें आएगा, ये जाके फिर वापस ईसोफेगस में जाके आपका स्टमक में जाएगा, राइट. पर नीचे वाला सांस देने के लिए नीचे वाला ट्रेकिया को बाहर लेके आके परमानेंट ट्रेकियोस्टोम करके बाहर ओपनिंग करके छोड़ना पड़ेगा, तब तो बाहर से सांस लेते रहता है वो वहां से. तो इसमें कंप्लीटली वॉइस विल बी लॉस्ट, पूरा आवाज जाएगा, नो वॉइस, वॉइस इज लॉस्ट परमानेंटली, वॉइस लॉस्ट परमानेंटली. ओके, दिस इज अबाउट ये बाइलेटरल आरएलएन एंड एसएलएन पैल्सी के बारे में, राइट. नेक्स्ट कंडीशन है आपका बाइलेटरल आरएलएन पैल्सी. ये डेंजरस है. यूनिलैटरल आरएलएन पैल्सी में क्या हो गया, क्योंकि वहां पे एसएलएन इंटैक्ट है,
तो क्राइकोथायरॉयड के आगे मतलब अंदर पुल करके रखा है, तो पैरामीडियन पोजीशन में तो अफेक्टेड वोकल कॉर्ड है, नॉर्मल वोकल कॉर्ड मूव हो रहा। इधर क्या हो रहा, बाइलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस हो गया, मतलब दोनों वोकल कॉर्ड्स पैरामीडियन पोजीशन 1.5 mm पैरेलल, दोनों 1.5 mm के डिस्टेंस में मिड लाइन से दोनों आके दोनों पैरेलल होके फिक्स हो गया। तो अब क्या हो गया, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 mm डिस्टेंस है, पर इतना सा छोटा डिस्टेंस में सांस लेना बहुत दिक्कत हो जाएगा, पेशेंट को बहुत गैस्पिंग आ जाएगा। तो इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी है, ये पेशेंट को सांस ठीक से नहीं ले सकते, पेशेंट इमीडिएटली ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा। तो बाइलेटरल आरएलएन पैल्सी में आपको बाइलेटरल वोकल कॉर्ड्स विल बी लाइंग इन पैरामीडियन पोजीशन, that is 1.5 mm lateral to midline। so इसके वजह से क्या होता, पेशेंट विल बी इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके, तो इसके वजह से इमीडिएटली इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। इसमें सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंटैक्ट है। ओके, ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंटैक्ट है, पर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व गया, फिर भी एंट्रेंस में कुछ फॉरेन बॉडी आ गया, तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंटैक्ट है, तो ये डिटेक्ट करके यहाँ से बाहर फेंक देगा, तो कॉफ रिफ्लेक्स इंटैक्ट ही रहता। तो इसमें एस्पिरेशन की प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें एयरवे की प्रॉब्लम रहता, एयरवे कॉम्प्रोमाइज रहता। तो इसके वजह से इसको इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी करना पड़े, तो यहाँ से आप ट्रेकियोस्टोमी करके पूरा सांस देना पड़ेगा पेशेंट को। ओके, तो बाद में यू कैन वेट फॉर 6 months। 6 months के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद आप परमानेंट लेटरलाइजेशन प्रोसीजर्स करना पड़ता। परमानेंट लेटरलाइजेशन प्रोसीजर्स, दैट इज योर इशिकी टाइप 2। ओके, सो परमानेंट लेटरलाइजेशन प्रोसीजर्स मतलब क्या क्या रहता है, एक तो काशिमा प्रोसीजर, मतलब इसमें क्या करता, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स कॉर्डोटमी, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स कॉर्डोटमी, जैसे आपके वोकल कॉर्ड्स है ऐसा। ओके, आर्टिनॉइड्स है दोनों तरफ, राइट, ये पूरा मसल्स है थायरोआर्टिनॉइड वोकालिस, राइट, यहाँ ऐसा है। तो इसमें क्या करना पड़ता, ये पूरा यहाँ पे पूरा कट करना पड़ता, तो सांस जाने की रास्ता। पोस्टीरियर मतलब ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स कॉर्डोटमी, कॉर्ड को कट करते जाना है, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स कॉर्डोटमी। ऑफ कोर्स वॉइस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ये होते वॉइस जाएगा, तो पर यह लाइफ सेविंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, ये मेथड है आरेटिनॉइडेक्टमी भी कर सकते, पूरा आरेटिनॉइड को निकाल सकते टू गिव एडिक्वेट एयरवे, सांस जाने की रास्ता देने के लिए आरेटिनॉइड, तो यहाँ पे ये पूरा आरेटिनॉइड भी निकाल सकते हैं आप। ओके ओके, तो आरेटिनॉइड करने से पोस्टीरियर ग्लॉटिस में ज़्यादा स्पेस आएगा, तो पेशेंट सांस ले सकते। सो फॉरगेट अबाउट द वॉइस, वॉइस के बारे में भूल जाना, पहले लाइफ सेव करना, बाद में दूसरा मेथड देख सकते वॉइस के लिए। ये बाइलेटरल आरएलएन पैल्सी है। और लास्ट कंडीशन एक है हमारे पास, बाइलेटरल एसएलएन पैल्सी। ओके, इसमें बाइलेटरल एसएलएन पैल्सी में क्या होता, आपको बाइलेटरल सुपीरियर, दोनों तरफ बाइलेटरल सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस हो गया। अब देख लीजिए, तो ऊपर वोकल कॉर्ड के ऊपर ये जो है, ये पूरा पैरालिसिस हो गया, सेंसेशन पूरा गया ऊपर। ओके, और जो भी फॉरेन बॉडी अंदर आ गया, क्या होता, ये अंदर तक जाएगा, इतना अंदर जाने के बाद बाहर जाना बहुत दिक्कत होता। स्टिल फिर भी ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व काम कर रहा, पर फिर भी ये फॉरेन बॉडी जाएगा, और ये बाद में पेशेंट को एस्पिरेशन हो जाएगा। तो इसमें एस्पिरेशन रिस्क इज वेरी हाई, एस्पिरेशन रिस्क इज वेरी हाई। यूनिलैटरल एसएलएन पैल्सी में क्या हो गया, थोड़ा एक ही वोकल कॉर्ड बोइंग एंड फ्लॉपी है, इधर बोथ वोकल कॉर्ड्स बोइंग एंड फ्लॉपी और पैरालाइज्ड है। तो बोथ वोकल कॉर्ड्स और बोर्ड एंड फ्लॉपी, ये ऐसे सेम कंडीशन कहाँ पे देखते हैं आप, प्रेस्बाइलैरिंजिस। व्हाट इज प्रेस्बाइलैरिंजिस? प्रेस्बाइलैरिंजिस मतलब द
मसल वीकनेस ड्यू टू एजिंग, ओके। लैरिंग्स का, गले का जो लैरिंग्स का मसल्स रहता है वो एज के वजह से कम होता, मतलब वीक होता, उसके वजह से उसका स्ट्रेंथ टोन चला जाता, तो वो वीक होता। तो फिर वो बात करने से भी वॉइस कैसे आता, वॉइस विल बी जैसे फेटिक जैसा, ओके। जैसे बुड्ढा लोग बात करने के टाइम पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ा वॉइस थोड़ा फ्लिकरिंग आता है थोड़ा, और उसमें टोन टिम्बर ऑफ द वॉइस विल बी लॉस्ट, ओके। द टिम्बर ऑफ द वॉइस इज लॉस्ट, क्वालिटी इज रेड्यूस्ड, ओके। सो ये सेम फाइंडिंग्स आप बायलैटरल एसएलएन पॉलिसी में भी दिखता है आपको। इसमें ट्रीटमेंट ये है कि, ओके, सो पूरा ट्रीटमेंट है। सो इसमें एस्पिरेशन रिस्क ज़्यादा है, आप यहाँ एस्पिरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, नीचे से पहला एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कर इंसर्ट करके ऊपर वाला एपिग्लॉटिस से क्लोज करना पड़ेगा। तो आप सुप्राग्लॉटोप्लास्टी करना पड़ेगा यहाँ पे, सुप्राग्लॉटोप्लास्टी और एपिग्लॉटोपेक्सी करके नीचे से ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा, ओके। सो ट्रेकियोस्टोमी इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट एयरवे। ऊपर ये क्यों क्लोज करना है, सुप्राग्लॉटिस को पूरा बंद रखना है एपिग्लॉटिस से, क्योंकि कुछ भी फॉरेन बॉडी एंटर नहीं होना है एस्पिरेशन नहीं होने के वजह से। सुप्राग्लॉटोप्लास्टी मतलब एपिग्लॉटोपेक्सी, एपिग्लॉटिस लेके आके फिक्स करना है, सुप्राग्लॉटिस को पूरा बंद करना है, और सांस देने के लिए ट्रेकियोस्टोमी से देना पड़ेगा। ये आपको बायलैटरल एसएलएन पॉलिसी में ये आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, राइट। Okay, now Ishiki's thyroplasty. हमने ऑलरेडी दो चीजें के बारे में पढ़ा था। आप ये नेमोनिक याद रख सकते हैं, इशिकी's thyroplasty MLSL, इशिकी MLSL ऐसा याद रख सकते हैं आप। जब इशिकी के बारे में पढ़ते हैं आप इमीडिएटली ऐसा ही पढ़ लेना, इशिकी MLSL thyroplasty ऐसा पढ़ लेना, तो ये याद रहेगा, ओके। और टाइप 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मीडियलाइजेशन कहाँ होता, मीडियलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड कहाँ करना पड़ता, जहाँ पे वोकल कॉर्ड लेटरलाइज हो गया। कहाँ लेटरलाइज होता, जहाँ पूरा वोकल कॉर्ड कैडावरिक पोजीशन में जाके वहां पे रहता है और मूव नहीं होता है, तो पूरा मसल्स पैरालाइज होना है। कहाँ पे पूरा मसल्स पैरालाइज होता, RLN एंड SLN बोथ अगर पैरालिसिस हो गया, आपका अफेक्टेड वोकल कॉर्ड जाके वो कैडावरिक पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन 3.5 mm दूर में रहता, तो उसमें आपको मीडियलाइजेशन करना पड़ता यूनिलैटरल SLN एंड RLN पॉलिसी में। वाई नॉट इन बायलैटरल RLN? आप सोच सकते हैं अगर यूनिलैटरल में कर रहा हम बायलैटरल में क्यों नहीं कर सकते। आप ये पॉइंट याद रखना, यूनिलैटरल में ऑपोजिट साइड इज नॉर्मल, ओके, ऑपोजिट साइड मूव हो रहा, ओके, तो ऑपोजिट साइड विल बी नॉर्मल। वो मूव होने से भी ये इतना दूर कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहा, तो एयर लीक हो रहा, वॉइस से ब्रेथी वॉइस हो रहा, तो इसको लेके आके हम यहाँ पे फिक्स करते, तो थोड़ा मीडियलाइज करके जो वोकल कॉर्ड दूर गया उसको लेके आके हम बीच में रखने से क्या होता, ये वाला मूव हो रहा, दिस इज मूविंग, अपोजिट वाला मूव हो रहा, नॉर्मल है, तो आप ये मीडियलाइज करके छोड़ सकते। ये लेटरल गया तो सांस जाने के रास्ता मिलता, पर दोनों साइड पैरालाइज हो गया, दोनों लेके आके अगर बीच में फिक्स किया तो सांस कैसे जाता, तो बायलैटरल में ये कर नहीं सकते। और बायलैटरल में और एक प्रॉब्लम है, एस्पिरेशन रिस्क रहता, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व विल बी कंप्लीटली गॉन, ये कंप्लीटली गया तो पूरा एस्पिरेशन की रिस्क रहता, तो उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते। तो पूरा ऊपर वाला को बंद करके ट्रेकिया को लेके जाके ईसोफेगस को ज्वाइन करना है, नीचे वाला ट्रेकिया को बाहर लेके आके सांस जाने के रास्ता परमानेंट ट्रेकियोस्टोम देना पड़ेगा। और लेटरलाइजेशन थायरोप्लास्टी ये कहाँ करता, जहाँ पे वोकल कॉर्ड मीडियलाइज होता वहां पे आप वोकल कॉर्ड को लेटरलाइज, कहाँ मीडियलाइज हो रहा वोकल कॉर्ड, दोनों वोकल कॉर्ड कहाँ पे मीडियलाइज हो रहा आपको, बायलैटरल RLN पॉलिसी में। तो बायलैटरल RLN पॉलिसी में क्या होता, पूरा ऑल मसल्स सब मसल्स पैरालाइज हो रहा, पर लेकिन क्रिकोथायराइड खाली एक ही क्रिकोथायराइड इंटैक्ट है। क्रिकोथायराइड थोड़ा टेंसर मसल है, पुलिंग मसल है, तो टेंस करने के टाइम पे ये क्या करता है, थोड़ा मीडियलाइज करता है दोनों वोकल कॉर्ड्स को, तो दोनों वोकल कॉर्ड्स थोड़ा पैरामीडियन पोजीशन में आके साथ में रहता, 1.5 mm इधर 1.5 mm उधर मिडलाइन से, तो 3 mm गैप से रहता दोनों, तो पेशेंट को गैस्पिंग प्रॉब्लम होता, गैस्पिंग की वजह से ये
इमीडिएटली आप ट्रेकोस्टोमी करके अगर 6 मंथ्स तक वेट करके अगर हील नहीं हो गया तो वापस नहीं आ रहा तो परमानेंट लैटरलाइजेशन काशिमास प्रोसीजर और अरेटिनोइडेक्टमी ये कर सकते। ओके, ये बायलैटरल आरएलएन और ये शॉर्टनिंग प्रोसीजर। वोकल कॉर्ड को शॉर्टनिंग कहाँ करना है, क्यों करना है? आपको शॉर्टनिंग मतलब सी मेल्स को वॉइस बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहता, थोड़ा वोकल कॉर्ड थोड़ा लूज रहता और फीमेल्स में वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी रहता, इधर वोकल कॉर्ड टाइट रहता। ओके, वोकल कॉर्ड टाइट स्ट्रेचड रहता फीमेल्स में, तो उसके वजह से वाइब्रेशंस विल बी मोर, ये वाइब्रेशन ज्यादा रहता तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता, इसलिए फीमेल्स हाई पिचड वॉइस रहता और मेल्स में लो फ्रीक्वेंसी, तो वोकल कॉर्ड थोड़ा लूज का होता है तो लो फ्रीक्वेंसी। शॉर्टनिंग हम कहाँ करना पड़ता? देर इज ए कंडीशन, ये कंडीशन एक है प्यूबरफोनिया बोल के। मतलब प्यूबरफोनिया मतलब क्या है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और लेंथनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड करते हैं, ये उल्टा ऑपोजिट रहता है, ये एंड्रोफोनिया में करता है। हम अभी प्यूबरफोनिया के बारे में पढ़ेंगे। प्यूबरफोनिया में क्या हो रहा? मेल वॉइस इज लाइक ए फीमेल, मेल्स आर हैविंग ए फीमेल वॉइस। एडोलेसेंट मेल है, जब प्यूबर्टी क्रॉस हो गया तो बचपन का फीमेल वॉइस जो रहता है वो मेल वॉइस जैसा कन्वर्ट नहीं हो गया, वही फीमेल वॉइस परसिस्टिंग है। प्यूबरफोनिया मतलब persistence of female voice in an adolescent male, that is after puberty. So इसमें क्या हो रहा? The vocal cord is tightly stretched, इसको आप थोड़ा लूज करना है, तो करने से ये फीमेल वाला वॉइस मेल जैसा हो जाएगा, राइट? तो इसको हम क्या करना है, थोड़ा आपको मालूम है आपका ये थायराइड काटे जैसा रहता है, पीछे वोकल कॉर्ड जाके वोकल प्रोसेस आर्टिनॉइड आपका क्रिकॉइड के ऊपर बैठता है, ऐसा यहाँ पे आपको एपिग्लॉटिस रहता है, राइट? ओके, तो अगर इसको लूज करना है, वोकल कॉर्ड को लूज करना है तो क्या करना है, थोड़ा आप ये थायराइड कार्टिलेज को थोड़ा पीछे पुश करना है। तो क्या होगा, आप थायराइड कार्टिलेज को थोड़ा पीछे पुश करने से क्या होता, देखिए आपका वॉइस चेंज होता और लो पिच वॉइस आते हैं। अब अभी सुना, सो ये आप मेरा थायराइड कार्टिलेज को पीछे पुश कर रहा तो क्या हो रहा, मेरा वॉइस चेंज हो रहा, आप देख सकते हो, और लो पिच हो रहा ना, सो और मेल वॉइस आएगा। ठीक है, इस टेस्ट को हम कहते हैं गट्समैन प्रेशर टेस्ट। गट्समैन प्रेशर टेस्ट मतलब ये थायराइड कार्टिलेज में थोड़ा प्रेशर किया मैंने, वो वोकल कॉर्ड का थोड़ा लूज करके वॉइस को और लो फ्रीक्वेंसी वॉइस करता है और मेल वॉइस आ जाएगा। ओके, पेशेंट को सीधा बिठा के आप ये गट्समैन प्रेशर टेस्ट करके पेशेंट को बात करने के लिए बोल सकते हैं। जब वो बात करते रहता है आप पीछे पुश कर लीजिए थायराइड को, तो उसी टाइम पे फीमेल मेल वॉइस जैसा कन्वर्ट होता है। तो अगर गट्समैन प्रेशर टेस्ट पॉजिटिव है, ओके, तो इसमें आप टाइप 3 थायरोप्लास्टी, मतलब इसमें थायराइड को परमानेंट सर्जरी करके थायराइड को थोड़ा पीछे पुश करके फिक्स करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टाइप 3 शॉर्टनिंग थायरोप्लास्टी। टाइप 3 इसी की थायरोप्लास्टी, शॉर्टनिंग थायरोप्लास्टी इसका ट्रीटमेंट है। और नेक्स्ट है एंड्रोफोनिया, कंप्लीट उल्टा रहता है। एंड्रोफोनिया मतलब क्या है, परसिस्टेंस ऑफ मेल वॉइस इन ए फीमेल में मेल वॉइस आ रहा, उसको एंड्रोफोनिया कहते हैं। ओके, एंड्रोफोनिया मतलब फीमेल्स हैविंग मेल वॉइस। तो इसमें क्या होता, फीमेल्स में मेल वॉइस आ रहा तो वोकल कॉर्ड को लेंथन करना है, तो वोकल कॉर्ड को बाहर पुल करना है, तो ये वॉइस मेल वॉइस फीमेल वॉइस हो जाएगा। ओके, सो इसलिए इसमें टाइप 4 इशिकीस लेंथनिंग थैरोप्लास्टी करना है, ये आपको इशिकीस थैरोप्लास्टी से। और एक कंडीशन है ये नर्व्स ऑफ लैरिंग्स में आपका फंक्शनल एफोनिया। ओके, फंक्शनल एफोनिया मतलब इधर पूरा मसल्स नॉर्मल रहता है, नर्व्स भी नॉर्मल रहता है, पर पेशेंट को
वॉइस नहीं आते हैं, तो इसी को हम फंक्शनल एफोनिया कहते हैं। पर सब नॉर्मल है, पर वॉइस तो नहीं आ रहा। क्यों? दैट्स वाई ये इसको फंक्शनल एफोनिया कहते हैं। यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक लीजन नहीं रहता है, इनऑर्गेनिक है। और ये मोस्ट कॉमनली मिडिल एज्ड 20 टू 30 और 30 टू 40 ईयर फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है ये। मोस्ट कॉमनली मिडिल एज्ड फीमेल्स, जो लोग बहुत इमोशनली लेबल रहता है, ओके, बहुत सेंसिटिव रहता है, वो लोग में ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। ओके, तो इसको फंक्शनल एफोनिया कहते हैं। तो हाउ टू डायग्नोस, अगर अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं। आप जब while doing endoscopy, video laryngoscopy, VLS, okay, ask patient to talk। जब अगर पेशेंट को बात करने के लिए बोलते तो vocal cords do not move। अगर now ask patient to cough, पेशेंट को कॉफ करने के लिए बोल दीजिए तो नाउ वोकल कॉर्ड्स विल मूव। वोकल कॉर्ड्स मूव हो रहा कॉफिंग के टाइम पे, मतलब सो पूरा ये इंटैक्ट है। ओके, मतलब नर्व्स एंड मसल्स आर इंटैक्ट। पर बात करने के टाइम पे अगर नहीं मूव हो रहा है, ये आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट है फंक्शनल एफोनिया। इसका ट्रीटमेंट है काउंसलिंग दे दीजिए। ओके, वेट एंड वॉच। थोड़ा स्पीच थेरेपी, अगर फिर भी वापस नहीं आ रहा तो स्पीच थेरेपी देना है। ओके, इससे ठीक हो जाएगा। ओके, so that's it. Now coming to MCQ part. See, positive Gutzman pressure test indicates that type 3 thyroplasty, okay, shortening thyroplasty will be successful. Okay, you all know a patient develops stridor post total thyroidectomy, he should be managed by। टोटल थायराइडेक्टमी के बाद पेशेंट बहुत सारा स्ट्राइडर डेवलप किया। क्यों? थायराइडेक्टमी करने के टाइम पे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर टोटल थायराइडेक्टमी में दोनों तरफ 2 लोब्स निकाल दिया, दोनों तरफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को डैमेज किया, तो बाइलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस हो गया, पर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंटैक्ट है। तो क्रिकोथायरॉइड पुल करता है दोनों वोकल कॉर्ड को बगल में। 1.5 mm पैरामीडियन पोजीशन में दोनों वोकल कॉर्ड रहता है, सिर्फ खाली दोनों के बीच में 3 mm डिस्टेंस ही रहता है। पेशेंट को गैस्पिंग में रहता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी रहता है और स्ट्राइडर डेवलप करता है क्योंकि नैरोइंग है। ओके, सो पेशेंट को स्ट्राइडर में लैंड होता है, तो इमीडिएटली ट्रेकियोस्टोमी करना है। उसके बाद अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं हो गया बाद में परमानेंट लैटरलाइजेशन प्रोसीजर प्लान करना है। ओके, लैटरलाइजेशन मीन्स हियर टाइप 2 थायरोप्लास्टी, राइट। ओके, सो ये हमारा नर्व्स का टॉपिक है। इसके बाद फ्यू लेफ्ट ओवर टॉपिक्स लैरिंग्स में है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं, राइट। थैंक यू।